नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सोशल वर्क टर्म टॉक्स में। जैसा कि आप अभी स्लाइड पर देख ही रहे हैं कि आज का हमारा विषय एचआईवी एड्स को लेकर है। तो इससे संबंधित हम बहुत सारे ऐसे विषयों पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वायरस, क्योंकि हम एचआईवी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानने की जरूरत है कि एचआईवी का जो वी है, ये तो हमारी शॉर्ट फॉर्म है, तो वी से हमें क्या डिनोट किया जा रहा है। तो एचआईवी एक वायरस है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन वायरस क्या है अब हम उसके बारे में जानते हैं। तो हम इसे हिंदी में जानते हैं। विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है, यानी कि बहुत ही छोटा, जो आंखों से जिन्हें हम देख नहीं पाते, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है जिन्हें। विषाणु का मतलब यहाँ हमारा वायरस है। विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश की वृद्धि कर सकते हैं। ये नाभिकीय, यानी कि आरएनए या फिर डीएनए, दोनों में से किसी एक के अंदर ये अपने आप को डेवलप करते हैं और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं, लेकिन जैसे ही ये किसी के शरीर में प्रवेश करते हैं, ये अपने आप को जीवित कर लेते हैं। हम स्लाइड पर देख रहे हैं, एक वर्ड लिखा हुआ है इसमें। आप लास्ट सेकेंड लाइन देखिए, विल एक्ट एज अ होस्ट इन विच न्यू वायरसेस कैन बी मेड। अब हम पहले यहाँ जान लेते हैं होस्ट का क्या मतलब है। होस्ट, जैसे हम किसी शो में देखते हैं कि होस्ट किया जा रहा है किसी को, यानी कि एक तरीके से मेजबान है। एक बड़ा जीव है यह, जो एक छोटे जीव को आश्रय देता है, यानी कि कोई एक ऐसी वस्तु जिसे हम परजीवी कहते हैं, जो किसी के शरीर पर जाकर चिपक जाती है। इस तरीके के हमारे परजीवी होस्ट, जो उन्हीं से अपना खाना पानी लेते हैं और खुद को जीवित रखते हैं, उन्हें हम होस्ट कहेंगे, चाहे वह परजीवी हो या फिर सहभोजी हो। जो जीव अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, जैसे कि जोंक और एंट अमीबा और फीताकृमि, यानी कि वॉर्म्स, जो हमारे पेट के अंदर होते हैं। अब हम बात करेंगे एचआईवी क्या है और एड्स, इन दोनों में क्या फर्क है। तो सबसे पहले एचआईवी की फुल फॉर्म से शुरुआत करते हैं। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन यानी कि इंसान, इम्यूनो यानी कि इंसान की प्रतिरक्षा, डेफिशिएंसी किसी चीज में कमी होना, वायरस एक इंसान के शरीर में वायरस के द्वारा उसकी प्रतिरक्षा में कमी का होना ही हमारा एचआईवी को दर्शाता है। HIV is the virus that cause acquired immunodeficiency syndrome। अब अगर किसी इंसान के अंदर एचआईवी का वायरस चला गया है, अब उसको खतरा होता है एड्स का। एचआईवी कोई बीमारी नहीं है, एचआईवी एक वायरस है। बीमारी क्या है? एड्स, जिसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड, यानी कि लिया गया, एक्वायर किया गया किसी से। इम्यूनो डेफिशिएंसी, किस लिए? प्रतिरक्षा की कमी करने के लिए। सिंड्रोम यानी कि किसी भी बीमारियों का समूह, ऐसे लक्षण और उन लक्षणों का समूह सिंड्रोम कहलाता है। तो when AIDS first appeared in 1981, सबसे पहले एड्स 1981 में पाया गया। Most cases were fatal once it was determined that HIV was the cause of AIDS. Researchers were able to develop testing and treatments. A protocol called antiretroviral therapy helps to prevent HIV from replicating in the body. HIV एड्स को आप जान लीजिए, अभी तक ऐसा कुछ बना नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है जो इसको पूरी तरीके से खत्म कर दे। हम अभी भी इस स्टेज पर हैं कि सिर्फ एचआईवी की रोकथाम ही कर सकते हैं, उपचार के द्वारा हम उसे जड़ से खत्म नहीं कर सकते।
तो उसके उपचार के लिए हम लेते हैं ART यानी कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। हेल्प्स प्रिवेंट HIV फ्रॉम रेप्लिकेटिंग, जो HIV के वायरस को अपने आप को जो दोगुना करता है शरीर के अंदर, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, उसकी कमी कर देता है, उसको आगे बढ़ने से रोकता है, ना कि उसे जड़ से खत्म करता है। अब हम जानते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HIV and AIDS? Human immunodeficiency virus is the virus that cause acquired immunodeficiency syndrome. It has 3 distinct phases. फेज किसके हैं? HIV के फेज नहीं है, फेज है हमारी स्टेजेस हैं एड्स के लिए, ना कि HIV के लिए। तो सबसे पहली स्टेज, इसमें 3 स्टेज हैं, तो सबसे पहली स्टेज जो है उसमें हमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं? फीवर होगा, हमें ठंड लगना शुरू हो जाएगी, हमेशा ऐसा रहेगा जैसे कि हमें ठंड लग रही है। फ्लू, इस तरीके के सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और सेकेंड स्टेज, इसमें आपको फीवर, ठंड लगना, फ्लू, इन सब के साथ ही वायरस जो है आपके अंदर ज्यादा इन चीजों को कर देता है। जैसे कि आपको पहले फीवर दिन में अगर 1 बार था, या हफ्ते में 1 बार हो रहा था, महीने में 1 बार हो रहा था, वो अब आपको हो सकता है कि दिन में 2 बार हो जाए। आपकी वो फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर देगा। थर्ड है, द थर्ड स्टेज इज HIV AIDS with symptoms of requiring fever, persistent and extreme fatigue, chronic diarrhea and neurological disorder। हमारी थर्ड स्टेज ही एड्स कहलाती है। अब आप इसमें देखिए, जो एड्स में एस था यानी कि सिंड्रोम, जो हमें दर्शा रहा था कि बहुत सारे लक्षणों का एक समूह, तब इसमें लक्षण देखिए, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं आपके पास, क्रॉनिक डायरिया है, आपको हमेशा थकान महसूस होगी, आपको फीवर रहेगा, हो सकता है आपको स्किन रिलेटेड कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं। आप ये सिम्टम्स देखिए, फीवर, चिल्स, हेडेक, नाइट स्वेट, गले में दिक्कत रहना, आपको मसल पेन होता है, जॉइंट पेन है, आपको थकान महसूस होना, और इसका सबसे बड़ा लक्षण जो है गले में सूजन रहना, और गले में जो है गांठें बन जाना। उन गांठों की वजह से ही आपको सूजन होती है। तो इसलिए अगर आपको कभी भी इस तरीके का महसूस है कि हाँ भाई मुझे गले में गांठें फील हो रही हैं, तो आप तुरंत इस चीज के लिए जांच करवा सकते हैं। ये कुछ और सिम्टम्स हैं। कुछ लोगों में HIV के सिम्टम्स ही दिखाई नहीं देते। बहुत कॉमन ही ऐसा होता है कि आपको सिम्टम्स दिखाई दें, बहुत कम है ये चीजें। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए हैं जिनमें उन्हें सिम्टम्स ही दिखाई नहीं देते, लेकिन वो फिर भी HIV पॉजिटिव होते हैं। हाउ इज HIV स्प्रेड? HIV कैसे फैलता है? HIV फैलता है इन्फेक्टेड ब्लड से, सीमन से, वेजाइनल फ्लूइड से। अब हम इन तीनों को ही समझ लेते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर मैंने किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद की है और उसका ब्लड जो है अब किसी भी तरीके से मेरे अंदर है या फिर मेरा कांटेक्ट हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो HIV पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर वह नेगेटिव है तो आपको HIV नहीं होगा, लेकिन वो इंसान अगर HIV पॉजिटिव था और आपके हाथ में भी किसी तरीके का कट है या फिर जहां से भी आपको लग रहा है कि मेरा उससे ब्लड कांटेक्ट हुआ है, तो चांसेस हो सकता है कि हो इस तरीके का वायरस, क्योंकि HIV जो है ब्लड के थ्रू ही फैल रहा है।
चाहे वो ब्लड है, ब्लड अब देखिए किसी का सीमन के थ्रू, मतलब अगर आप वेजाइनल वेजाइनल और एनल सेक्स कर रहे हैं, एनल सेक्स के दौरान हो सकता है ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, तो उसमें ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट हो रहा है। सीमन, आपके अंदर से फ्लूइड आ रहा है, हो सकता है उसमें भी कुछ इस तरीके का कुछ ब्लड ट्रांसमिशन हो, जिससे उसमें भी चांस बढ़ जाते हैं। इन्फेक्टेड ब्लड तो है ही, अगर हम किसी से बिना टेस्ट करवाए ही कि उसको कोई इन्फेक्शन है या नहीं उससे ब्लड ले रहे हैं, तो उसमें भी चांस है कि आपको, अगर वो पॉजिटिव है तो आप भी पॉजिटिव हो सकते हैं। एक गर्भवती माँ अगर पॉजिटिव है तो उसके बच्चे में भी नाभि के थ्रू अगर उसको खाना मिलता है, उसका रहना उस गर्भ के अंदर चल रहा है, तो वो एक ब्लड के अंदर ही हो रहा है सब कुछ, तो ब्लड ट्रांसमिशन के चांसेस वहां से है उसे। दिस कैन occur during unprotected vaginal, anal or oral sex, sharing needles, accidental blood exposure। ओरल सेक्स में हम बात करते हैं, जैसे अगर आपके मुंह में छाले हैं, उनसे ब्लीडिंग हो रही है, तो यहाँ भी ब्लड और फ्लूइड की ट्रांसमिशन की बात हो रही है। शेयरिंग नीडल्स, अगर आप किसी इन्फेक्टेड इंसान की यूज की हुई सिरिंज में जो नीडल होती है उसका यूज कर रहे हैं, ये सब जो है ड्रग एडिक्टेड लोगों में ज्यादा पाया जाता है कि एक ही सिरिंज से कई इंसान जो है अपने आप को इंजेक्ट कर लेते हैं ड्रग्स को, तो उसका जो ब्लड सिरिंज वाले नीडल में रह जाता है, तो सामने वाला भी उसी से खुद को लगा लेता है और उसका ब्लड ट्रांसमिशन होता है। हम जो भी बात करेंगे इन्फेक्शन की, तो वो सब कुछ जो है हम अनप्रोटेक्टेड इन्फेक्टेड इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे कि होने के चांसेस होते हैं एचआईवी। और पास्ड फ्रॉम मदर टू बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट इज not transmitted through sweat, tears, saliva, feces or urine. How HIV cannot be spread? किस तरीके से HIV नहीं फैलता है? HIV cannot and has never been shown to be passed from one person to the next by the following means, like touching, हगिंग, किसिंग और शेकिंग हैंड। जैसा कि कोविड के टाइम पे था कि अगर आपके आसपास कोई इन्फेक्टेड है कोविड से और वो छींक रहा है, उसको कफ है, तो आप उससे चांसेस होता था कि इन्फेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन एचआईवी में इस तरीके का नहीं हो सकता कि अगर किसी को एचआईवी है, वो पॉजिटिव है एचआईवी से, और वो आपके साथ बैठा है, वो आपको टच कर रहा है, आपको हग कर रहा है, किस आपके बीच हो रहा है, आप लोग हाथ मिलाते हैं, तो इससे एचआईवी नहीं हो सकता, क्योंकि एचआईवी के होने के रीजंस मैं आपको अभी पहले ही बता चुकी हूँ। मोस्टली ब्लड ट्रांसमिशन और फ्लूइड। टचिंग एन ऑब्जेक्ट एन एचआईवी पॉजिटिव पर्सन हैज टच्ड। नेक्स्ट है शेयरिंग यूटेंसिल्स और कप्स। ईटिंग फूड प्रिपेयर्ड बाय एन एचआईवी पॉजिटिव पर्सन। अगर कोई, आप किसी होटल में जाते हैं और आपको पता चलता है जिसने अभी मुझे खाना बना के दिया या फिर मुझे जो सर्व कर रहा है वो एचआईवी पॉजिटिव है, तो आप एकदम से रिएक्ट ना करें, क्योंकि इस तरीके से भी आपको एचआईवी का कोई खतरा नहीं है। शेयरिंग ग्रूमिंग आइटम्स, इवन टूथब्रशेस और रेजर्स। Getting spit on by an HIV positive person even in the eyes or mouth. मैंने सुना है कि जैसे एक क्वेश्चन था हमारी वर्कशॉप में, क्या आंसुओं से, मतलब अगर कोई इंसान किसी के आंसुओं को पी लेता है या गलती से चले जाते हैं, तो क्या उसको एचआईवी होने के चांसेस होते हैं अगर सामने वाला एचआईवी पॉजिटिव है तो इसका आंसर है कि नहीं। अगर आप इस तरीके से सोच रहे हैं कि आप किसी के आंसू में, तो उसको, उसके लिए आपको कम से कम उसके 5 से 6 लीटर आंसुओं की जरूरत
पड़ सकती है, ऐसा हमारी वर्कशॉप में बताया गया था। और वो ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता कि कोई 5 से 6 लीटर आंसू अपने निकाले। गेटिंग बिटेन बाय एन HIV पॉजिटिव पर्सन इवन इफ ब्लड इज ड्रॉन। ये देखें, यहाँ पे बात को नोट कीजिएगा। अगर आपको कोई HIV पॉजिटिव इंसान आपको बाइट कर लेता है तो उससे HIV पॉजिटिव नहीं हो सकते आप। शर्त है उसमें, अगर ब्लड का ट्रांसमिशन ना हुआ हो। टचिंग सीमन और वेजाइनल फ्लूइड, टच से नहीं। उसमें क्या होता है कि आप अगर इस तरीके की चीजों को टच करते हो तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो आपके अंदर इंसर्ट नहीं हो रही है, ब्लड टू ब्लड कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है। जब तक आपके शरीर में किसी भी पॉजिटिव इंसान का फ्लूइड ब्लड ट्रांसमिट नहीं होगा आपके ब्लड से, तब तक आप HIV पॉजिटिव नहीं होंगे। गेटिंग ब्लड फ्रॉम एन HIV पॉजिटिव पर्सन ऑन यू यूजिंग पब्लिक फाउंटेन्स, टॉयलेट शीट्स और शावर। इसे भी ध्यान कीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर बाहर कहीं जा रहे हैं, किसी पार्क में, या फिर स्विमिंग का यूज करते हैं, कुछ भी इस तरीके से पब्लिकली आप कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, तो उन चीजों से HIV पॉजिटिव आप नहीं हो सकते हैं। मच्छर के काटने से, कोई मधुमक्खी या कुछ और आपको इंसेक्ट बाइट कर ले तो उसके काटने से भी नहीं होगा। ओरल सेक्स करने से और टैटू बनवाने से, dental procedure are also unlikely transmission, although transmission is possible in theory. There have been documented cases in the United States of transmission by an of these men. Similarly, the risk of HIV from organ transplants and blood transfusion. HIV cannot be passed through touching, kissing, mosquito bites, पब्लिक फाउंटेन्स, टॉयलेट शीट, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इन सभी चीजों से आपको HIV नहीं होगा। इफ यू थिंक यू हैव बीन एक्सपोज टू HIV, कई बार क्या होता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जो इस तरीके के प्रोजेक्ट पर काम करती है HIV प्रिवेंशन पर, या फिर आप जानते हैं किसी ऑफिस में किसी को जो HIV पॉजिटिव है, और आप उसकी हेल्प के लिए या किसी प्रकार से अगर आपको लगता है, आपको महसूस हुआ, आपको श्योरिटी है इस चीज के लिए कि आपका उससे ब्लड ट्रांसमिशन हुआ है एक HIV पॉजिटिव या फिर HIV इन्फेक्टेड इंसान से, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और वो आपको एक 28 दिन का कोर्स आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेगा। वो मेडिसिन क्या होगी? जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं ग्रे कलर से जिसपे नाको लिखा हुआ है, वो आपको प्रोवाइड करेंगे इस तरीके की टैबलेट, जिसमें इस तरीके के साल्ट होंगे जो इस नाको वाली मेडिसिन में है, जिसे हम बोलेंगे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सी, PEP हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आपको इस तरीके का महसूस होता है कि आपका उससे ब्लड ट्रांसमिशन हुआ है या फिर वेजाइनल फ्लूइड या फिर सीमन का ट्रांसमिशन आपको लग रहा है और वो पॉजिटिव है, तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलेंगे। डॉक्टर आपको 28 दिन का कोर्स देगा और आपको मिलना है उस डॉक्टर से सिर्फ 72 आवर्स के अंदर। अगर आप उसके बाद उनसे मिलते हैं और आप PEP लेते हैं तो PEP आपके शरीर पर कोई काम नहीं करेगा। आपको 72 आवर्स के अंदर डॉक्टर से मिलकर अपनी सारी बातें शेयर करनी है ताकि वो आपका ट्रीटमेंट शुरू कर सके, और अगर इन्फेक्शन का खतरा है तो वो उसको उसकी रोकथाम जो है उसी वक्त कर सके, आपको PEP टैबलेट देकर। ये एक तरीके की टैबलेट है, इसमें 2 टैबलेट होती हैं जो आपको एक सुबह या फिर जब से आपका ट्रीटमेंट शुरू हुआ है उस वक्त आपको लेनी है, और एक ठीक उसके 10 से 12 घंटे बाद आपको लेनी है। इफ यू थिंक यू हैव बीन एक्सपोज टू HIV इमीडिएटली कॉन्टेक्ट, ये वही बात है। तो रेट्रोवायरल को हम इस तरीके से समझते हैं
जैसे ये एक होस्ट है हमारा, और ये होस्ट ये देखिए, ये जो है वायरस, मान लीजिए इस तरीके का दिखाई देता है वायरस, और ये जो है हमारी प्रतिरक्षा तंत्र है इस केंद्रक में। तो ये जो वायरस है ये धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुंच जाएगा। पहले ये यहाँ एंट्री करेगा और फिर ये यहाँ एंट्री करेगा, और यहीं से हमारी कोशिकाएं संचालित हो रही हैं, बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। तो सारा काम ये अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है, 2 से 4 कोशिकाएं बनाएगा, पॉजिटिव कोशिकाएं। लेकिन जैसे ही ये हमारे इस पर होस्ट पर कब्जा कर लेगा, हमारी सेल्स पर कब्जा करेगा, तो इसी की अथॉरिटी यहाँ हो जाएगी। जो पहले यहाँ अपने आप को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम कर रहा था, अब ये इम्यूनिटी पे कब्जा किए हुए हैं। और इम्यूनिटी पर कब्जा यानी कि आपके शरीर पर कब्जा है। तो ये आपकी इम्यूनिटी पर इस तरीके से कब्जा कर लेगा कि आपकी इम्यूनिटी बहुत ही डाउन होती चली जाएगी, और आपको थकान, बुखार, जितने भी आपके HIV के सिम्टम्स हैं वो आपको घेरना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी अब किसी दूसरे के हाथ में है। इसने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, वायरस को अपॉर्चुनिटी दी है कि जाओ भाई, आओ यहाँ पर और कब्जा करो। क्योंकि पहले हमारा शरीर कोशिश कर चुका होता है हमारी इम्यूनिटी के हिसाब से, ये लोग जो हैं हमारे शरीर की रक्षा के लिए पहले ही इस वायरस से लड़ाई कर चुके होते हैं कि तुम हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते, यहाँ हमारी जगह है। लेकिन जैसे जैसे ये बाहर ही अपने आप को बढ़ाता चला जाता है, 2 से 4, 4 से 8 हो जाता है, तो हमारी इम्यूनिटी हो जाती है कम। क्योंकि हम लोगों का खान पान ऐसा चल रहा है आज के टाइम पे, वैसे ही कम होती है, बाकी इस तरीके के वायरसेस कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये अपनी संख्या बढ़ाता हमारा इम्यूनिटी भी है खुद को, हमारा शरीर, लेकिन उसकी ताकत जब कम हो जाती है, हमारा शरीर थक जाता है वायरस से लड़ते लड़ते, तब वायरस अपना अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करके और उस सेल्स पे कब्जा कर लेता है और हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो एंटी रेट्रोवायरल में यही बातचीत हो सकती है अभी कि इस रेट्रोवायरल को, इस तरीके के वायरस को, इसके विरोधी होकर काम करना कि हम इस वायरस को बढ़ने ना दें। तो इस तरीके की थेरेपी को हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहेंगे, जो इनकी संख्या को बढ़ने से रोकती है। अगर आज इसकी संख्या 4 है, तो वो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के बाद 5, 10, 20 नहीं होने देगा। अब हम जानते हैं CD4 को। CD4 जो है HIV के अंदर एक ऐसी टर्म है जिसकी फुल फॉर्म जो है होगी हमारी क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ये जो टर्म है हमारी 1984 में आई है, और इससे पहले जो है इसकी जगह पे यूज करते थे हम T4, जिसे हम हेल्पर टी सेल भी बोलते हैं। और ये नाम जो है हेल्पर टी सेल 1970 में दिया गया था, और 1984 में इसे CD4 के नाम से जाना जाने लगा। CD4 जो है हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को डिनोट करता है। मतलब मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था कि हमारे कोई भी सेल है उसमें इस तरीके से होस्ट है, और ये है वायरस जो हमारे शरीर पर कब्जा करने वाला था। तो ये अगर अपने आप को दोगुना तिगुना चौगुना कर रहा है, तो हमारा शरीर तो खाली नहीं बैठा है ना। तो हम एंटी रेट्रोवायरल के थ्रू अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, यानी कि इस सेल को बढ़ाते हैं जो हमारी इम्यूनिटी के लिए जाना जाता है, WBC।
जिसे हम जानते हैं, और इनकी रोकथाम को कर देते हैं कम, कि भाई देखो अब हमारे पास भी हो गई ताकत ज्यादा, अब तुम अपना खेल करो खत्म, अब तुम अपने आप को स्लो कर लो और हम अपने आप को कर लेते हैं ज्यादा। तो CD4 का शरीर में ज्यादा होने के लिए हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यूज करते हैं। कोई भी HIV पॉजिटिव अगर है क्लाइंट हमारा, तो उसके लिए ART दिलवाई जाती है। उसके काफी सारे सेंटर्स हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे यहाँ पर कितने सेंटर्स हैं। तो वो लोग जो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं वो स्टेजेस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं कि आप एड्स की कौन सी स्टेज पर हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज। तो उसी के हिसाब से आपको मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आपको HIV के अलावा अगर TB है, क्योंकि TB जो है HIV की प्राइमरी डिजीज है, प्राइमरी से हमारा मतलब है अगर आपको TB है तो ज्यादातर आपके चांस होंगे कि आपको HIV हो सकता है, या उसके लक्षण में से ही एक जो मैं आपको बताई थी सिंड्रोम, तो उसका एक कारण हो सकता है। तो अगर आपने देखा होगा कि आप TB की जांच करवाने जाते हैं तो आपके HIV की जांच भी होती है। तो इसमें CD4 cells, also known as CD4 T cells, are a type of that helps coordinate the immune response by stimulating other immune cells. Human immunodeficiency virus attacks the cells, weakening the immune system. What is used to treat HIV/AIDS? Human immunodeficiency virus, the virus that causes acquired immunodeficiency syndrome, is treated with antiretroviral therapy which suppress the virus with the goal of reaching undetectable level. अब हमें यहाँ पर जानने की जरूरत है कि is treated with antiretroviral therapy suppress the virus। अब ये suppress the virus से हमें क्या बताना चाह रहा है? अगर हम ART ले रहे हैं, कोई भी HIV पॉजिटिव है जो ART का ट्रीटमेंट ले रहा है, और CD4 जो है हमारा, मैं आपको इसकी रेंज बता देती हूँ। CD4 हमारे शरीर के अंदर यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो काउंट होती हैं 500 या उससे ज्यादा, तो हमारे लिए इतना खतरा नहीं होता एड्स होने का। लेकिन अगर आपकी ये सेल्स काउंट होती है 200 माइनस, मतलब कि 200 या उससे कम, तो आप HIV एड्स की तीसरी स्टेज में हैं। और इन्हीं को बढ़ाने के लिए, WBC को बढ़ाने के लिए आपको ART का ट्रीटमेंट दिया जाता है। जब तक आप अगर TB पॉजिटिव भी हैं और HIV पॉजिटिव भी हैं, तो सबसे पहले ट्रीटमेंट जो है आपका TB का होगा। जब उसका कोई कोर्स खत्म हो जाएगा, आपका 3 महीने हो या 6 महीने, उसके बाद ही आपको HIV का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन हो सकता है आपके काम आए। वायरल लोड, यहाँ हम बात करें सप्रेस द वायरस, यानी कि वायरल लोड हमारे शरीर के अंदर जो HIV का वायरस है उसका वेटेज लगा के चलिए आप लोड से, कि उसका वेटेज कितना है हमारे शरीर में, उसकी क्या मात्रा है, क्या वो 200 से कम है। और ये 200 से कम हम किस तरीके से मापते हैं? पर क्यूबिक मिलीलीटर, यानी कि हमारी एक सेल के अकॉर्डिंग इसको हम मेजर करते हैं। तो क्या वो 200 से कम है या उससे ज्यादा है, तो उसी के हिसाब से आपका वायरल लोड होता है। अगर आपका वायरल लोड 1000 से ज्यादा है तो हमें उसको सप्रेस करना है और आपके CD4 को ज्यादा करना है। तो आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है और वायरस को कम करना है जब तक कि वो अनडिटेक्टेबल लेवल तक ना पहुंच जाएंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हर 6 महीने बाद, कोई भी इसका सेंटर है HIV ट्रीटमेंट का, वो आपका हर 6 महीने बाद CD4 का टेस्ट करता है कि आप में इम्यूनिटी कितनी बड़ी है, आपका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल, हमने जो टैबलेट्स दिए वो काम कर रही हैं आपके शरीर में या नहीं, उसको जांच करता है। और वायरल लोड का टेस्ट जो है हमारा जो है 1 साल के अंदर किया जाता है। तो उससे ये पता चलता है कि वायरस का लोड कितना कम हुआ है या फिर नहीं हुआ है।
तो वायरल लोड 1 साल के अंदर और CD4 6 महीने के अंदर आपका टेस्ट होता है। लेकिन अगर आप 4-5 साल से लगातार अपनी बिना स्किप किए हुए मेडिसिन ले रहे हैं तो आपका CD4 भी 1 साल के अंदर ही टेस्ट किया जाता है। अब इस वीडियो को खत्म करते हुए मैं आपको इसके सेंटर्स के बारे में बता देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि HIV और एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक एक्ट है जो 2017 में बनाया गया है। HIV को कम करने के लिए हमारी बहुत सारी इंटरनेशनल और नेशनल संस्थाएं जो इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, जैसे UN एड्स, नाको नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर आपकी UN एड्स होगी, और अलायंस भी हमारी एक इंस्टीट्यूशन है जो इस पर काम कर रही है। उसके अलावा आपका जैसे अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं तो यहाँ पे DSEX नाम से आपकी इंस्टीट्यूशन है जिसकी फुल फॉर्म होगी दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन, DSEX। और अगर आप हरियाणा से हैं, यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, आप इंडिया के किसी भी स्टेट में हैं, तो आपकी मतलब कि इंडिया की हर एक स्टेट में इस तरीके की स्टेट लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं। जैसे हरियाणा में तो हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, यूपी में है तो इसी तरीके से यूपी एड्स कंट्रोल सोसाइटी होगी। उसके अलावा जो है ये HIV एड प्रिवेंशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर वर्क कर रही हैं। सर्विसेज अंडर द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी जो है इसकी एक वेबसाइट है naco.gov.in, आप इस पर इसकी जानकारी और भी हासिल कर सकते हैं। अभी हमारा जो है नाको का 5वां फेज चल रहा है। इससे पहले भी हमारे 4 फेज थे जिसके अलग अलग हमारे गोल्स थे, उसका एम, उसका विजन था, उसको अप्लाई इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं HIV का पहला केस जो है 1986 में फाइंड किया गया था, जो पॉजिटिव केस मिला था हमें। और नाको के जो मैं 5 फेज की बात कर रही हूँ तो सबसे पहला फेज जो है 1992 में शुरू हुआ था जो 5 साल के लिए था 1999 तक। उसका दूसरा फेज 1999 से 2006 तक था। थर्ड फेज जो था 2007 से 2012 तक। फोर्थ फेज था 2012 से 2017 तक। फिफ्थ जो है 2021 से 2026 तक है। और इसके जो ट्रीटमेंट और इस तरीके के सेंटर्स हैं टेस्टिंग प्रिवेंशन के, तो पहले बात करते हैं प्रिवेंशन। तो उसके लिए जो है TI NGO यानी कि टारगेट इंटरवेंशन, जो हाई रिस्क होते हैं हमारे HIV के, उन पर काम करती हैं। ये हमारे देश में 1596 TIs है। उसके बाद RRC हैं जो प्रिवेंशन पे ही काम कर रही हैं, वो हमारे देश में है 13,011। इसके प्रिवेंशन के बाद हम बात करते हैं कि इनकी टेस्ट कैसे किया जाता है HIV पॉजिटिव के लिए। तो सबसे पहले ICTC सेंटर्स हैं जो आपको किसी हॉस्पिटल में या फिर अलग से भी सेंटर्स इसके मिल जाएंगे, जो हमारे देश में है 5423। ये जो डाटा मैं आपको बता रही हूँ नाको की वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से मुझे मिला है। उसके बाद है FICTC सेंटर जो हमारे देश में 29,077 है। उसके बाद DSRC सेंटर्स हैं जो 1167 है। अब अगर हमने टेस्टिंग की बात की है तो अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अब इन्हीं की टेस्टिंग होने के बाद जो है ट्रीटमेंट की बारी आती है, तो ट्रीटमेंट कहाँ से लिया जाए। ART सेंटर है जहां से आपको मेडिसिन मिलती हैं, वहां पर आपका एक कार्ड बनता है, जैसे प्रेग्नेंट लेडी के लिए आपका MNC कार्ड होता है, इसी तरीके से HIV पॉजिटिव के लिए हमारा ART सेंटर पे ग्रीन कार्ड मिलता है। उसमें आपने कब दवाई ली, आपका CD4 कितना था, आपकी काउंसलिंग हुई है या नहीं हुई है तो कब हुई है, उसके अलावा आपका वायरल लोड कितना है, आपने मेडिसिन कितनी स्किप की है पिछले महीने, अगर नहीं की है तो वेल एंड गुड,
आपको पॉइंट प्लस पॉइंट मिलेगा, जिसकी वजह से आपको पेंशन जो HIV पॉजिटिव के लिए पेंशन होती है उसे लेने में आसानी हो जाएगी। उसके लिए आपको 1 साल कंटिन्यूस बिना छोड़े दवाइयाँ, ऐसा नहीं है कि हमने खाई है और हमें पता है कि हमने कंटिन्यू खाई है, ये उनके रिकॉर्ड में मेंशन होना चाहिए कि आपने एक भी दवाइयाँ नहीं छोड़ी हैं। तो 1 साल के बाद ही आपको उस पेंशन से जोड़ा जाएगा, जो आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपका दिल्ली का या फिर जहाँ से आप हो वहाँ का आपको रहने का प्रूफ कि मैं 3 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ, आपका आधार कार्ड, आपका ग्रीन कार्ड जिसमें 1 साल तक आपने कंटिन्यू दवाई खाने का रिकॉर्ड हो, वो चाहिए होगा आपको। फिर है ART लिंक जो है हमारे पास 1270 है और ART सेंटर जो है 682 है। तो मेरे हिसाब से तो वीडियो काफी लंबी हो गई है। आगे की जानकारी मैं अगर आप लोगों ने चाहा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पर किस तरीके से गवर्नमेंट हमारे प्रोग्राम्स को लेकर इम्प्लीमेंटेशन कर रही है और हमें आगे और किस चीज़ की ज़रूरत होगी, हमें इन टॉपिक्स को लेकर क्या बात करनी है, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।